हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं तनुज जायसवाल आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हमारी जो उत्तराखंड लेक्चर सीरीज चल रही थी, उस लेक्चर सीरीज का आज हम अगला पार्ट लेकर के आ रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर सीरीज का जो पार्ट होगा वह होगा उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन, यानी कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन किस स्थिति में था, आखिर क्या इस ब्रिटिश प्रशासन की विशेषता थी, ये सारे। और इस टॉपिक का जो मेन हमारा है वो है उत्तराखंड में कमिश्नर, कि उत्तराखंड में कितने कमिश्नर आते हैं और इन कमिश्नरों ने अपने कार्यकाल में क्या क्या प्रमुख कार्य किए थे। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जब हम बात करते हैं उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन की, कि आखिर ये ब्रिटिश प्रशासन आता क्यों है, इसके आने के पीछे मेन रीजन क्या था, ये सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अब जो ये ब्रिटिश प्रशासन है या जो ब्रिटिश कंपनी है, ये उत्तराखंड में आने का प्रयत्न क्यों करती है, इसके पीछे कई इतिहासकारों ने अलग अलग अपने विचार दिए हैं। और इन्हीं विचारों में से एक विचारक हैं श्री शेखर पाठक। शेखर पाठक जी ने कुछ विचार दिए। इन्होंने कहा आखिर उत्तराखंड में आने का इनका क्या कारण था। तो इनका उत्तराखंड में आने का प्रमुख कारण जो देखे गए हैं वो थे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि उत्तराखंड ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ज्यादा बाहरी क्षेत्रों से मिला जुला नहीं था, तो यहां पर किसी धर्म का प्रचार करना आसान था। एक दूसरा इनका कहना था कि हम यहां की जो संपदाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड वन आच्छादित क्षेत्र था, यहां पर कई प्रकार से चीजें इनको मिल सकती थी। तीसरा, उत्तराखंड का जो सीमा थी वो तिब्बत से मिलती थी, और तिब्बत इस समय बड़ा व्यापारी केंद्र हुआ करता था, सिल्क रूट पे इसकी बड़ी पहुंच हुआ करती थी। उसके अलावा ये चाहते थे कि इनको एक ऐसी फौज मिले जो कि आने वाले टाइम पर इनके लिए स्वामी भक्ति के रूप में काम करे, और ऐसा क्षेत्र इनको उत्तराखंड और गोरखा ही मिल सकते थे। कारण क्या था कि उत्तराखंड के पर जो उत्तराखंड क्षेत्र था, यहां पर गोरखों का अत्याचारी शासन था, इसलिए यहां के लोग इस अत्याचारी शासन से क्या हो रखे थे, परेशान हो रखे थे। वो चाहते थे कि इस शासन को कैसे भी हटाया जाए। इसके अलावा यहां का जो राजा था वो अपने पद से अपदस्थ था, यानी कि उसको गोरखों ने पराजित कर रखा था, तो उसका मन भी था कि मैं भी दोबारा क्या बनूं, राजा बनूं। इतने सारे कारण थे जो यहां पर इनको लाया जा रहा था। उसके अलावा ये उत्तराखंड का जो या हिमालय की जो आवो हवा थी वो कहीं ना कहीं यूरोप के समान थी, तो इनको लगा कि इनको एक क्लाइमेटिकल स्टेशन मिल जाएगा जहां पर ये अपना जीवन यापन सही ढंग से, क्योंकि इससे पहले कलकत्ता थे, बंबई थे, दिल्ली में थे, ऐसी ऐसी जगह पर थे जहां पर क्या हो रहा था, गर्मी वाला स्थान था, तो इनको ठंडा चाहिए था अपने जैसे, तो इनके लिए इन्होंने ये कार्य करना शुरू कर दिया। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन पर उसके औपनिवेशिक और अन्वेषी नजरिए के आधार पर व्यापक परिदृश्य में देखने का प्रयास किए गए शेखर पाठक ने 18वीं-19वीं शताब्दी को हिमालय के संदर्भ में युगांतरी बताते हुए कंपनी के हिमालय आकर्षण और घुसपैठ के प्रमुख उद्देश्यों को इस प्रकार से चिन्हित किया। ठीक, बाजार को ढूंढना, सैन्य जातियों की खोज, छोटा इंग्लैंड बनाने का स्वप्न, गोरखों के प्रति कुमाऊं गढ़वाल तथा हिमाचल में मौजूद असंतोष, गोरखों द्वारा बार बार कंपनी के क्षेत्र में घुसपैठ, उत्तराखंड की वन संपदा जिससे कंपनी को पर्याप्त लाभ होने की संभावना थी, ये सारी चीजें इनके आगमन की प्रमुख घटनाएं दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। अब 1815 में गोरखों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। एक संधि होती है जिसको संगोली की संधि कहते हैं। यह संगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को होती है। इस संधि के पीछे एक लंबा कालक्रम देखने को मिलता है, उस कालक्रम पर थोड़ी सी नजर डालेंगे। होता क्या है कि जिस समय नेपाल के राजा एकीकृत नेपाल की बात कर रहे थे, राजा पृथ्वी नारायण शाह,
एकीकृत नेपाल की बात कर रहे थे। उसी समय डोटी के एक शासक रहते हैं। अब जिस राजा का जो शासन जाएगा तो वो कहीं ना कहीं तो दिक्कत करेगा, तो वह अंग्रेजों को पहली बार क्या करता है, आमंत्रित करता है नेपाल पर, लेकिन ब्रिटिश सेना हार जाती है। उसके बाद कुछ समय बाद गोरखपुर का भुटवल प्रांत था। इस भुटवल प्रांत कहीं ना कहीं अंग्रेजों का आश्रय प्रदान था। यहां के राजा को नेपाली शासकों ने अपने यहां बुलाया और उसकी हत्या कर दी और भुटवल पर अधिकार कर लिया। यहीं से अंग्रेज और गोरखा युद्ध, आंग्ल गोरखा युद्ध की जो नीति बनती है या आंग्ल गोरखा युद्ध का जो हमको घटनाक्रम मिलता है वो यहीं से शुरू हो जाता है। इसके बाद अंग्रेजों ने संपूर्ण नेपाल और नेपाल के द्वारा जीते गए क्षेत्रों पर अधिकार करने की सोची और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने सेना को भेजने का काम किया। जैसे रीड के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है भुटवल प्रांत में, ऑक्टर लोनी के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है हिमाचल, गिलेस्पी के नेतृत्व में सेना भेज दी जाती है देहरादून, और देहरादून से ही उत्तराखंड और गोरखों के बीच यानी कि उत्तराखंड में जो युद्ध होता है वो यहीं पर होता है। पहला युद्ध ऑक्टर लोनी गोरखा सरदार बलभद्र थापा और अंग्रेज गिलेस्पी के मध्य होता है। इनके मध्य नाला पानी का या नालू पानी का युद्ध होता है। इस युद्ध में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने गोरखों को पराजित कर दिया और 31 अक्टूबर 1814 को 31 अक्टूबर 1814 को दून पर अधिकार कर लेते। तो ये उत्तराखंड पर इनकी पहली विजय थी। दूसरी विजय इनकी 27 अप्रैल 1815 को होती है, जब अल्मोड़ा में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात अंग्रेज और गोरखों के मध्य एक संधि होती है 2 दिसंबर 1815 बिहार के संगोली में। इस संधि को 4 मार्च 1816 को मान्यता मिलती है। इस संधि की कुछ विशेष शर्तें थी। वो शर्तें क्या थी कि अंग्रेजों को गोरखे अपना सारा क्षेत्र हस्तगत कर देंगे। सिक्किम का जो क्षेत्र होगा वो वहां के चौंग्याल वंशीय राजा को दे दिया जाएगा। गढ़वाल और कुमाऊं और सिरमौर ये सारे अंग्रेजों को हस्तगत हो जाएंगे। दूसरी तरफ अंग्रेज गढ़वाल के राजा के साथ संधि करी हुई थी। उस संधि में नियम था कि युद्ध हट जाने के रूप में अंग्रेजों को टिहरी का राजा कुछ पैसा देगा। अब अंग्रेज उनसे कहते हैं कि आप युद्ध हट जाने के रूप में 5 लाख रुपए दे दीजिए, लेकिन राजा के पास नहीं थे इतने पैसे देने को। तो राजा क्या करता है, अपने राज्य को 2 भागों में विभाजित कर देता है, एक पूर्वी गढ़वाल, एक पश्चिमी गढ़वाल। पश्चिमी गढ़वाल को टिहरी रियासत के नाम से जानते हैं, जबकि पूर्वी गढ़वाल को ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में जाना गया, क्योंकि वह क्षेत्र ब्रिटिशों को हस्तगत कर दिया गया था। बाकी कुमाऊं रियासत जितनी थी, कुमाऊं जो राज्य था, कुमाऊं जो देश था, वो पूरा का पूरा अंग्रेजों के अधीन हो गया। इसी को हम यहां पर देखते हैं। देहरादून जिले का भूभाग मेरठ कमिश्नरी के अंतर्गत सहारनपुर जिले का संयुक्त किया गया। मंदाकिनी और अलकनंदा का भाग, पश्चिमी भाग राजा को दिया गया और इसको हमने टिहरी रियासत कहा, टिहरी रियासत। 1824 में रवाई परगना जो था वो टिहरी में शामिल किया गया। 1825 में देहरादून और जौनसार को सहारनपुर से लेकर के कुमाऊं कमिश्नरी में मिला दिया गया, लेकिन 1829 में पुनः इसको कुमाऊं में अलग कर दिया गया। इस प्रकार उत्तराखंड में अब 2 प्रशासनिक इकाइयां थी, एक ब्रिटिश कुमाऊं और दूसरा टिहरी गढ़वाल। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में।
ब्रिटिश कुमाऊं, इसमें हम गढ़वाल भी ऐड कर लेते हैं। जो पूर्वी गढ़वाल था वो भी इसी के अधीन था। ये जो क्षेत्र था लगभग 9600 वर्ग किलोमीटर का एरिया था। और जब हम यहां पर उत्तराखंड को देखते हैं उस जमाने में, तो उत्तराखंड कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। ये वाला जो क्षेत्र था इसको टिहरी रियासत कहा गया। बाकी का जितना भी हमको जो क्षेत्र दिखता है यह सारा का सारा अंग्रेजों के अधीन था। तो यहां पर हमारी टिहरी रियासत, यहां पर तिब्बत, इधर नेपाल और इधर रोहिलखंड। तो ये चारों दिशाओं से इनसे घिरा हुआ था। तो देख लीजिए, उत्तर में तिब्बत था, दक्षिण में रोहिलखंड, पश्चिम में टिहरी राज्य और पूर्व में इसके नेपाल था। यहां पर जो औपनिवेशिक शासन था लगभग 13 दशकों तक चलता है। 130 दशकों को अगर हम देखें, ठीक है, तो लगभग 130 साल का इनका यहां पर शासनकाल था, जिसमें ई गार्डनर, विलियम ट्रेन, बैटन, फिनले, पर्सी विंडम, शेक्सपियर और अपने केएल मेहता तक का शासनकाल दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक को हम लेकर आए हैं अपना उत्तराखंड में कमिश्नर। इन कमिश्नरों की श्रेणी में पहला नाम आता है ई गार्डनर का। ई गार्डनर को 27 अप्रैल, जिस दिन हमने लाल मंडी की संधि की, उस दिन के बाद 4 मई को इसका कार्यकाल शुरू हो जाता है। लेकिन इसका कार्यकाल बड़ा छोटा था। लेकिन अपने छोटे से कार्यकाल में ई गार्डनर कुछ बेहतरीन कार्य करके जाता है। जैसे यहां पर पहला भूमि बंदोबस्त करता है, पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त करता है कुमाऊं में। इसका सहायक ट्रेल हुआ करता था विलियम ट्रेल, जो डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य इन्होंने डाक व्यवस्था शुरू की और इसको शुरू करने का कार्य विलियम ट्रेल करते हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं यहां पर हमको एक और चीज देखने को मिलती है। जो ई गार्डनर था उसने गढ़वाल को एक तहसील बनाया। गढ़वाल को क्या बना दिया? तहसील। तो गढ़वाल को तहसील बना देता है। इसके बाद इसका तबादला नेपाल हो जाता है, क्योंकि नेपाल में एक पॉलिटिकल रेजिडेंट की क्या होनी थी, नियुक्ति करी थी, यानी कि पॉलिटिकल एक एजेंट होना था और उसकी नियुक्ति वहां हो जाती है। तो इसका ट्रांसफर यहां से नेपाल हो जाता है। जैसे इसका ट्रांसफर होता है तो एक नए व्यक्ति की खोज होती है। तो विलियम ट्रेल को ये पहले क्या करते हैं, यहां पर एक कार्यवाहक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या उनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उनका काम अच्छा होता है तो उनको परमानेंट नौकरी दी जाती है। यानी कि अब 1816 से 1835 तक विलियम ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बनते हैं, या आप बोल सकते हो इनको पहला वास्तविक कमिश्नर यही था। होता क्या है, जैसे ये कमिश्नर बनते हैं, इन्होंने अपनी जो भूमि बंदोबस्त का कार्य था उसको जारी रखा और 1817, 1816 फिर 17 में लगातार भूमि बंदोबस्त करते हैं। फिर 1817 के बाद 1820 में 3 साल, 20 के बाद 23 में अगला, 23 में ये 5 साल, 28 में 28 तक करते हैं। फिर 28 में दोबारा से 5 साल करते हैं 35 तक के लिए। तो ये यहां पर भूमि बंदोबस्त करते हैं, पहला काम। दूसरा काम 1816 में जो डाक सेवा 1815 में श्रीनगर और अल्मोड़ा के बीच थी, उसको इन्होंने पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैला दिया। ये काम किया। 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की। 1817 में देहरादून को सहारनपुर में शामिल किया गया। 1829 में इन्होंने पटवारी व्यवस्था लागू की, और जो पटवारी व्यवस्था उत्तराखंड में लागू होती है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं थी। जैसे इन पटवारियों को राजस्व प्लस पुलिस के अधिकार दे दिए गए। तो इनके पास 2 अधिकार थे और यहीं से हम उत्तराखंड में राजस्व व्यवस्था या राजस्व पुलिस व्यवस्था को प्रारंभ मानते हैं। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना की जाती है। ठीक है। 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग का स्थापना हो जाती है। 1823 में कुमाऊं में 26 परगनों में विभाजित किया गया। विलियम ट्रेल के शासनकाल में 80 साला भूमि बंदोबस्त
हो जाता है, जिसको 1823 में किया जाता है। 5 साल के लिए वैलिडिटी थी इसकी, तो इसको पंचसाला भी कहते हैं। कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण किया जाता है। इनको अब इनके अलावा इनके कुछ और भी काम थे, जैसे इन्होंने यहां पर 1822 में खच्चर सेना का गठन किया, जो कि ग्लीन की सहायता से किया। ठीक है, ग्लीन के रिकमेंडेशन पे करता है। उसके अलावा इन्होंने यहां पर एक और कार्य किया, डबल लॉग व्यवस्था, सरकारी खजाने की डबल लॉग व्यवस्था। डबल लॉग व्यवस्था का मतलब था कि खजाने की 2 चाबियां होंगी, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास और दूसरी ट्रेजरर के पास। अब ये और काम आगे करते हैं। इन्होंने यहां पर पहली बार जन्म और मृत्यु के पंजीकरण करवाने शुरू कर दिए कि भाई किसी का जन्म होता तो सरकार के पास लिखवाए, मर गया कोई उसका भी पंजीकरण करवाओ तुम, तो पंजीकरण की बात करता है। ऐसे कई काम इसके द्वारा किए गए थे, जिस कारण इसको उत्तराखंड में प्रथम वास्तविक कमिश्नर कहते हैं। इसके काल में विशप हिबर नाम का एक अंग्रेज आता है, जो कि पहली बार उत्तराखंड में चाय की संभावना तलाशता है। विशप हिबर कहता है कि ट्रेल एक महान शासक था, यह सिर्फ बरसात में ही अपने मुख्यालय में रहता था, बाकी समय ये क्या करता था, अपनी प्रजा के मध्य रहता था। इसको बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष बनाया गया और बाद में इस पर आरोप लगाए गए कि ये जो व्यक्ति है ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को प्रचारित या प्रसारित करता है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अगले कमिश्नर की तरफ। अगला कमिश्नर हमारे पास कर्नल गोयन आता है। कर्नल गोयन एक फौजी शासक था, जिस कारण ये बहुत समय तक चल नहीं पाया। इसका कार्यकाल बड़ा अल्प रहा, 2 साल का काम करता है। इसने दास प्रथा, बाल विक्रय, महिला विक्रय का अंत किया, इनको अपराध घोषित करता है। एक दूसरा, ये यहां पर सदर अमीन का पद शुरू करता है। सदर अमीन के अतिरिक्त इसने यहां पर सदर अमीन का पद सृजित करता है। और उत्तराखंड में जो गोरखा न्याय प्रणाली थी, जिसको हम दीप प्रथा कहते हैं, गोरखा न्याय प्रणाली, उसको समाप्त किया। ये काम करता है। अब इसके बाद चौथे नंबर पे लूसीगंटन आता है, जो कि 1839 से 1847 तक रहता है। इसके काल की जो पहली घटना घटती है वो 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन किया जाता है। जो कुमाऊं कमिश्नरी ऑफ फर्रुखाबाद के अधीन थी, वह अब एक स्वतंत्र कमिश्नरी का रूप ले लेती है। और स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी का जो पहला हमारे पास कमिश्नर था वो लूसीगंटन था। इसने इसका मुख्यालय अल्मोड़ा को बना के रखा। इसके अलावा इसने कुमाऊं जिले को 2 भागों में विभाजित किया और 1839 में गढ़वाल जनपद का गठन किया। गढ़वाल जनपद, और इस गढ़वाल जनपद का मुख्यालय 1840 में पौड़ी को बनाया गया। किसको बनाया गया? पौड़ी को 1840 में इसका मुख्यालय बनाया गया। इसके अतिरिक्त इसने 1842 में तराई जिले का गठन किया, तराई जनपद। ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। उसके अलावा ये धीरे धीरे अपने कामों को आगे बढ़ाता है और लूसीगंटन ऐसा पहला कमिश्नर है जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। ठीक, इसकी मृत्यु अल्मोड़ा में होती है जब ये पद पर था। और प्रश्न बन सकता है कि कुमाऊं का वह कौन सा कमिश्नर था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। इसके बाद हमारे पास जे.एन. बेटन बनते हैं 1848 से 1856 तक। बेटन के काल में जो सबसे प्रमुख काम होता है, 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बना दिया जाता है, पहला काम। उसके अलावा इसने प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की। प्रशिक्षित पटवारी,
प्रशिक्षित पटवारियों की क्या करता है, नियुक्ति करता है कि अभी तक यहां पर जो भी पटवारी थे वो क्या नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे, बल्कि वो लोग आते थे जिनके पिता या तो गांव के थोकदार या शाणे थे, वही अभी तक क्या कर रहे थे, यहां पर इसके रूप में पटवारी के रूप में क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। उसके अलावा इसने सस्पेंशन पुलों को बनाया, ठीक है, जिनको झूला पुल कहते हैं। श्रीनगर में सस्पेंशन पुल बनता है, अलग अलग स्थानों पे सस्पेंशन पुल बनते हैं, बैठन के काल में बनते हैं। इसने सरकारी डाक बंगलों को, डाक बंगला समझते, यानी कि जो सरकारी गेस्ट हाउस थे उनको आम जनता के लिए खोल दिया। और जब ये इतने सारे काम करता है तब इसके शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो फैक्ट आएंगे, एक फैक्ट मैं आगे अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्ण काल किसको कहते हैं, बैटन के शासनकाल को। चलिए आगे बढ़ो। अब आते हैं कुमाऊं के उस कमिश्नर को जिसको बेताज बादशाह कहते हैं, जिसको कुमाऊं का केसर कहते हैं, कुमाऊं का रामजी कहते हैं। वह कमिश्नर जो पहाड़ी बोली बोलता था और मंडवे की रोटी खाता था, ऐसा कमिश्नर हेनरी रैमजे था। हेनरी रैमजे रहने वाला स्कॉटलैंड का था, यानी एक महत्वपूर्ण जगह से आने वाला था। यह भारत के जो उस समय के गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उनका छोटा भाई था, चचेरा भाई था। इनके जो ससुर थे वो लूसीगंटन थे, इनका ससुर था। इनके समय जैसे ये कमिश्नर बनते हैं उसी समय 1857 की क्रांति स्फुरित हो जाती है, यानी कि 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है। इस 1857 की क्रांति में कुछ लोगों ने उत्तराखंड में विरोध किया, जिनमें से कि काले खां थे। काले खां ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था, जो कि रोहिलखंड के नवाब के द्वारा भेजे गए थे। इसके अलावा क्रांतिवीर संगठन बनता है कालू मेहरा के द्वारा। इन सब चीजों को ये दबा देते हैं और वहीं से इनका नाम रोशन हो जाता है कि भाई काम करो तो किसके जैसे, रैमजे के जैसे। अब यही प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था, हेनरी रैमजे था। इसके शासनकाल में ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहते हैं या कुमाऊं का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इसे कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। इसे राजा रामजी के नाम से जानते हैं। यह कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर था। इसके काल में 1863 में 9वां भूमि बंदोबस्त किया गया, जिसमें पहली बार वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है और इस कार्य को करता है इसका डिप्टी कमिश्नर बेकेट। ठीक है। इसके अतिरिक्त हेनरी रैमजे हल्द्वानी का नाम परिवर्तित कर देता है। पहले हल्द्वानी का नाम हल्दू वाणी था, जिसे ये बदल कर क्या कर देता है, हल्द्वानी कर देता है। एक इसके नाम पर रामनगर शहर की स्थापना हो जाती है। इसके नाम पर क्या कहते हैं, रामनगर शहर की स्थापना हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये कुष्ठ रोगियों के लिए क्या बनाता है, अलग अलग कुष्ठ आश्रम बनाता है। यह 1867 में 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन करता है, जो कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का पहला प्रयास था। उसके अलावा 1883 में तराई भाबर इंप्रूवमेंट फंड की स्थापना करता है, जिसका उद्देश्य तराई भाबर के क्षेत्र का विकास करना था
और यह तराई में पुलों का निर्माण करता है, नहरों का निर्माण करता है, उसका कार्य करता है। यह इसकी क्या थी? विशेषता थी। इसीलिए इसको एक नाम दिया जाता है तराई भाबर का विश्वकर्मा। तराई भाबर का विश्वकर्मा या तराई भाबर का पिता, यह इसको उपमाएं दी जाती है। इसके अलावा इसके शासनकाल में कई स्कूलों का यहां पर गठन होता है या स्थापनाएं होती हैं, और उसको हम मिशन स्कूल कहते हैं। इसको किंग ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं। इसके अलावा 1884 में काठ गोदाम में रेल भी इसी के शासनकाल में आई थी। क्या? रेल, काठ गोदाम में रेल इसी के शासनकाल में आई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिशर बनता है 84 से 85, छोटा कार्यकाल है, बहुत समय नहीं रहा। उसके बाद एचडी रॉस बनता है। रॉस के कार्यकाल की आपको दो चीजें याद रखनी है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और गढ़वाल राइफल की स्थापना रानी खेत में होती है। कहां होती है? रानी खेत में होती है। और बाद में इसका जो मुख्यालय था वो कालो डांडा चला जाता है, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? लेंसी डाउन कहते हैं। अगला जेआर ग्रिग बनते हैं 87 से 89, और इस समय हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई। इसके बाद 10वें नंबर पे जीई आर्स्किन 1891 में नैनीताल जनपद का गठन हुआ। यह इंपॉर्टेंट है, नैनीताल जनपद का गठन हुआ। इसके अलावा इसको जो नॉन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट थे वहां से इसको हटा दिया गया। इसके बाद गैबर्ट्स बनते हैं 92 से 94। इनके काल में प्रथम वन नीति लागू कर दी गई और मुक्तेश्वर में वैक्सीन इंस्टीट्यूट की स्थापना हो जाती है। ठीक है। इसके बाद ई ग्रिज बनते हैं 94 से 98 तक। 97 में पहली बार पृथक कुमाऊं प्रांत, ठीक है, इस समय उत्तराखंड शब्द का प्रयोग नहीं होता था, बल्कि इस क्षेत्र के लिए कुमाऊं प्रांत की मांग की गई थी, क्योंकि 1897 में रानी विक्टोरिया का शासन के 75 वर्ष क्या हुए थे? पूरे हो गए थे। अब आते हैं बात अगले की। आर ई हैवलिन 1899 से 1902 तक। 1900 में देहरादून में रेलवे का आगमन हो जाता है। 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना। 1902 में नैनीताल जेल की भी स्थापना हो जाती है। इसके बाद 14वें नंबर पे AMW शेक्सपियर बनते हैं। उत्तराखंड का पहला गढ़वाली समाचार पत्र प्रकाशन 1905 में हो जाता है। आगे बढ़ो। इसके बाद JM कैम्पबेल बनते हैं। इनके काल में गलोगी परियोजना का कार्य शुरू होता है, जो कि 1909 में पूरा होता है। यह नॉर्थ इंडिया का यानी कि उत्तर भारत का पहला बिजली प्लांट था, पहली जल विद्युत परियोजना थी। इसके माध्यम से मसूरी में बिजली दी गई थी, और मसूरी उत्तराखंड का या नॉर्थ इंडिया का पहला शहर था जहां पर दूधिया रोशनी आई यानी कि बिजली आई। वह कौन सा था? मसूरी। 1908 में जोध सिंह नेगी ने कुली एजेंसी की स्थापना की, और कुली एजेंसी का जो विचार आया था वो गिरजादत्त नैथानी के द्वारा दिया गया था। 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन बना। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस बनी, इंपॉर्टेंट है। 1913 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में यही से प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद 16वें नंबर पे पी विल्डम आता है। पर्सी विल्डम इनको कहते हैं। पर्सी विल्डम का सबसे महत्वपूर्ण काम, जब ये यहां के कमिश्नर बने तो गांधी जी पहली बार 1915 में हरिद्वार की यात्रा पे आते हैं। 1916 में देहरादून की यात्रा करते हैं। इन्हीं के काल में 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत होता है। 1923 में कुली एजेंसी की भी समाप्ति हो जाती है। एक और
चीज इनके काल में बनती है वह बनती है फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी। और यह फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी का अध्यक्ष भी पी विंडम को बनाया जाता है, यानी कि पर्सी विंडम को बनाया जाता है। और यह इनके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी क्यों बनाई गई थी? क्योंकि इस समय यहां पर वन कानूनों में समस्याएं आ गई थी, यानी कि जो वन कानून थे वो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के हक हकूक को मार रहे थे। उसीलिए यहां पर फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी बनी, जंगलात आंदोलन हो रहे थे, ये सारे कारण थे फॉरेस्ट ग्रेवांस कमेटी के 1921 में बनने के। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनसी स्ट्रिप बनते हैं। इनके काल में नायक बालिका रक्षा कानून बनता है, यानी कि उत्तराखंड में एक जाति हुआ करती थी नायक जाति, जहां पर बालिकाओं को बहुत कम उम्र में वैश्यावृत्ति की तरफ धकेल दिया जाता था। तो इन्होंने कहा 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं को इसमें नहीं धकेला जा सकता, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई और एक कानून बनाया नायिका बालिका रक्षा कानून, विद्यालयों की स्थापना की गई। 1929 में इनके शासनकाल में कुमाऊं की यात्रा गांधी जी के द्वारा होती, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों पर। और इसी समय गांधी जी कौसानी की यात्रा करते हैं, इसको भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं। इन्होंने गीता पर यहीं पर टीका लिखा था अनासक्ति योग के नाम से, और कौसानी में अनासक्ति योग आश्रम की स्थापना भी हुई थी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ, जिसमें गढ़वाल राइफल थी, गढ़वाल राइफल थी। और इस कांड के जो जिम्मेदार व्यक्ति थे जिनके द्वारा यह कार्य किया गया था वो थे चंद्र सिंह सीएस गढ़वाली, चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ठीक है, जिनको हम पेशावर का नायक कहते हैं। इसी समय टिहरी रियासत में रवाई कांड होता है, जिसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ये इन्हीं के साथ। इसके बाद एलएम स्टब्स बनते हैं। स्टब्स के बाद गोयन आता है, गोयन के बाद इवर्सन आता है। इवर्सन के काल में एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1937 में, चनोद नामक स्थान पर शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की। फिर विवियन आता है, फिर एक्टन आता है। एक्टन के काल में भारत छोड़ो आंदोलन था। और इसी समय 5 सितंबर 1942 को उत्तराखंड का या कुमाऊं का बारडोली, सल्ट हत्याकांड, सालम हत्याकांड, ये सारे घटते हैं इन्हीं के काल में। उसके बाद 23 नंबर पर डब्ल्यू फिनले फाइनल खेलता है, यानी कि देश की आजादी के समय, देश की आजादी के समय फिनले कमिश्नर था। चलिए अगला है केएल मेहता। केएल मेहता कुमाऊं के अंतिम कमिश्नर थे। यह कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर भी था और स्वतंत्र कुमाऊं कमिश्नरी में भी ये पहली बार बने थे। ठीक, तो ये हमारे पास उत्तराखंड के जो कमिश्नर थे वो समाप्त होते हैं इस वीडियो में। आप लगातार पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंचाते जाएं। लगातार अपनी मेहनत को तैयार रखिए ताकि पेपर आसानी से आपका निकल सके। धन्यवाद।